जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग फिर फिजिक्स में जो पढ़ रहे थे, फिजिक्स का क्या कर रहे थे, चैप्टर तो खत्म हो गया था पूरी तरह से। अब इससे हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। तो क्वेश्चन आंसर में क्या था, तो हम लोग ने वो चैप्टर के अंदर का क्वेश्चन कर लिया था। अभ्यास का एग्जाम्पल क्या था, 6 एग्जाम्पल था, उसको एग्जाम्पल कहते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव को भी कर लिया था। अब ऑब्जेक्टिव से आगे जो सवाल नंबर है, तो प्रश्न संख्या 7 और 8 करते हैं। टाइम बचा तो उससे भी आगे करेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण है। सबसे पहले ध्यान देंगे, अवतल दर्पण कह रहा है कि उत्तल दर्पण कह रहा है कि अवतल लेंस कह रहा है, उत्तल लेंस कह रहा है, क्या कह रहा है। तो पहले उस पर ध्यान देंगे। ठीक, तो क्या कह रहा है, अवतल दर्पण। ठीक, तो उसमें फोकस दूरी कितना पे, 15 सेंटीमीटर पे, का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। उसमें क्या हम बनाना चाहते हैं, इसका उपयोग करके सीधा प्रतिबिंब। तो आपको पता है, अच्छी तरह से मैंने बताया है, पूरे डायग्राम बना के कितना बार बताया है, आप लोग को तो पूरे याद हो जाना चाहिए। तो देखिए इसका हम लोग आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या प्रश्न 7 का आंसर, उत्तर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। ठीक, अवतल दर्पण तो क्या कहता है, सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। अब बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर, अच्छा परिसर क्या होना चाहिए। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर भी पूछ रहा है, क्या होना चाहिए, क्वेश्चन कर रहा है आपसे, क्वेश्चन चिन्ह है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये पूछ रहा है। प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा, ये भी पूछ रहा है। देखिए कितना सारा क्वेश्चन है। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। एक किरण आरेख भी बनाना है, यानी 4-5 क्वेश्चन इसमें है। ठीक, तो हम लोग सबका जवाब देंगे। ठीक, तो सबसे पहले कहते हैं अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण बनाएंगे हम लोग। अवतल दर्पन में ही तो मेन क्या था, 5 प्रतिबिंब बन रहा था और एक 6 प्रतिबिंब बन रहा था। तो 5 तो था, ये अनंत 5 क्या था, जब अनंत पे तो फोकस पे, जब फोकस पे तो अनंत पे, जब अनंत और वक्ता केंद्र के, जब वक्ता केंद्र के परे रहता था तो किधर, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में पड़ता था। जब वक्ता केंद्र फोकस के बीच में बिंब रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र और वक्ता केंद्र से परे, यानी वक्ता केंद्र अनंत के बीच हो जाएगा। और जो वक्ता केंद्र पे वस्तु जब बिंब रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र भी बनता था। ठीक, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम लोग एक अवतल दर्पण बनाएंगे, बना लिए। इसको कलई कहते हैं, कलई यानी बाहर से पेंट किया हुआ, तब तो परावर्तन करेगा, नहीं तो आर पार हो जाएगा, आर पार किरण, प्रकाश की किरण हो जाएगा। इसमें एक प्रधान अक्ष हो गया। ठीक, और प्रधान अक्ष हो गया, फिर क्या कर रहा है, सीधा प्रतिबिंब। सीधा प्रतिबिंब कब बन रहा है, ये जो 5 प्रतिबिंब जो बनता था, जो उंगली पे जो गिना के आपको याद करवाए हैं, वो सब उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता था। किस तरफ, बाएं तरफ ही बनता था, बाएं तरफ वस्तु भी और प्रतिबिंब भी बाएं तरफ बनता था। लेकिन आपको क्या कर रहा है, सीधा प्रतिबिंब। तो सीधा प्रतिबिंब एक ही कंडीशन में बनता था, कब, जब यहाँ पे क्या हो गया, ये तो पी हो गया, यानी पूर्ण ध्रुव हो गया, ये एफ हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया। जब ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु रहता है ना, जब ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु रहता है, उस स्थिति में क्या होता था, यहाँ से प्रकाश की किरणें गई, गई ऐसे गई। ठीक है, यहाँ से टकरा करके कहाँ से, फोकस से निकलती थी, फोकस से निकल जाती थी, एक कंडीशन। और दूसरी क्या है, तो ये तो यहाँ से वापस हो गई। और दूसरी क्या है, एक वक्ता केंद्र से जाती थी, वक्ता केंद्र के लिए गई और फिर यहाँ से टकरा करके फिर क्या होता था, यहाँ से भी वापस हो जाता था। ठीक, तो ये दोनों क्या होता है, फिर वापस आ जाता था। तो ये दोनों इधर इस तरफ पीछे जो है, पीछे तो फैलने लगा। मान लीजिए शुरू में ऐसे है, क्या पीछे, पीछे तो क्या हो गया, इसे फैलने लगा, दोनों तरफ फैलने लगा। आगे आगे जिससे से आगे जा रहा है वो फैल रहा है, आगे तो मिलेगा नहीं, मतलब इस तरफ तो मिलेगा नहीं, इस तरफ क्या है, प्रतिबिंब फैल रहा है। तो उसको हम लोग कल्पना, इसको तो कहीं ना कहीं मिलाना है, ताकि कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, मिलाना पड़ता है। तो हम लोग एक आभास करते थे कि आगे कहीं मिलेगा। ठीक, कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यही ना, जो डायरेक्ट रूप से नहीं बन रहा है लेकिन उसका आभास, हम एक आभास कर रहे हैं, एक प्रतीत कर रहे हैं कि नहीं इसका प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ बन रहा है,
दर्पण के पीछे बन रहा है, इसी को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। हाँ, और इसका ये हो गया, इसका आपको किरण आरेख हो गया, ये वस्तु क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ए भी जब हो गया तो ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश हो गया, किरण आरेख हो गया। इस स्थिति में प्रतिबिंब बने के किरण आरेख, इसका जवाब आपको मिल गया, किरण आरेख। और क्या कह रहा है, सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, मतलब हम अवतल दर्पण का प्रयोग करके सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, ये भी बन गया, सीधा प्रतिबिंब बन गया। ठीक, सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, कहते हैं बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर ज्ञात कीजिए। तो ये जो है यहाँ से दूरी कितना है, 15, कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो परिसर, परिसर अपना लोग मैथ में पढ़ेंगे, जब माध्यिका बहुलक वो चैप्टर होता है ना, उसमें परिसर पढ़ेंगे, उसमें वर्ग अंतराल होता है, परिसर पढ़ेंगे। तो परिसर में क्या होता है, जैसे आपको 4-5 मान दिया रहेगा, ठीक, आपको हम एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे आपको मान लीजिए 2 है, ठीक, 9 है, 3 है, 7 है, 5 है, मान लीजिए ये है, ऐसा है, कहेगा इतना का परिसर निकाले, परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर मतलब होता है उच्चतम मान, ये जो दिया है ना उसमें से उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान ये अपना लोग मैथ्स में पढ़ेंगे। ठीक, तो उच्चतम मान क्या है, 9 है, न्यूनतम मान क्या है, 2 है, तो 9 में से 2 गया 7, इसका परिसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे तो 4-5 अंक तो दिया हुआ नहीं है, सिर्फ 15 दिया हुआ है। तो मान लेंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोल के पास 0 होगा, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से यहाँ से दूरी बढ़ती गया ना जी। तो यहाँ पे मान लीजिए 0 होता है, 0 से 1 2 3 4 5 6 बढ़ते गया, 15 तक बन गया। जब 15 तक बना तो आपको क्या हो गया, आपको परिसर के लिए मिल गया 0 1 2 3 4 इस तरह से कहाँ तक, 15 तक। इसका परिसर क्या हो जाएगा, उच्चतम मान 15, न्यूनतम मान कितना, 0, तो 15 में से 0 क्या, 15, इसका परिसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये भी समझ गए, दर्पण दूरी को परिसर क्या होना चाहिए, तो परिसर भी अपना लोग ने निकाल लिया। ठीक, परिसर भी निकाल लिया अपना लोग ने। अब क्या कहता है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो ये जो प्रतिबिंब बना, अब आप लोग बताइए, हम तो बहुत बता चुके हैं, आप लोग बताइए प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। ये लाइन के ऊपर ही है ना, वस्तु भी ऊपर थी, ये प्रतिबिंब भी ऊपर है। प्रतिबिंब भी ऊपर है मतलब क्या है, सीधा है, और दर्पण वस्तु है बाएं तरफ, प्रतिबिंब बना दाएं तरफ, यानी ये आभासी कल्पना करके बनाया गया है, डॉट 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 कल्पना करके बनाया गया है। मतलब ये क्या है, एक आभासीय प्रतिबिंब है। क्या क्या है, एक आभासीय प्रतिबिंब है। ठीक, तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासीय है, आभासी एवं क्या है, सीधा है। ठीक, आभासी एवं सीधा है। ठीक, और क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, इसके बाद क्या कह रहा है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा। तो ये जो आभासी प्रतिबिंब कभी भी बनता है, तो ये हमेशा क्या होता है, बिंब से बड़ा बनता है। आपको देखने में भी लग रहा है ना, देखने में भी ये इतना छोटा, ये इतना बड़ा लग रहा है, तो ये हमेशा क्या होता है, प्रतिबिंब की बड़ा है या छोटा, तो लिखेंगे प्रतिबिंब बिंब से, प्रतिबिंब ये हो गया, प्रतिबिंब बिंब से क्या है, से बड़ा है। जब हम लोग इसका जो पढ़े थे, ये जो डायग्राम बना करके जो पढ़े थे, डायग्राम बना करके, इसमें बहुत सारा यहाँ पे क्या बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, फिर उसका आकार, साइज साइज ये सब पढ़े थे ना जी। तो इसमें क्या पढ़े थे, इसमें लास्ट वाला याद करिए, लास्ट वाला जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में थी तो क्या बन रहा था, आभासीय सीधा तथा वस्तु से बड़ा बन रहा था ना। तो इससे आपको पता चल गया प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है, बड़ा है। ठीक, इसका भी जवाब मिल गया, ये जो इसका भी जवाब मिल गया। अब इस पर स्थिति का प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख, इसका भी जवाब मिल गया, सबका जवाब मिल गया। ठीक, समझ गए, इस तरह से बारी बारी ऊपर से नीचे तक बना देंगे। ठीक, सबसे पहले कहता है, सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले कहता है परिसर, 1 नंबर में परिसर निकालेंगे।
2 नंबर में इसका जवाब देंगे, 3 नंबर में इसका जवाब देंगे और 4 नंबर में इसका जवाब देंगे। 4 नंबर में किरण आरेख बनाएंगे। ठीक, इस तरह से मिटाए, हो गया। आप लोग इस वीडियो को रोक करके पॉज करके उतार लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 8, 8 है ना। 8 का उत्तर क्या है? कहता है निम्न निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। यानी निम्न स्थिति, आपके पास एक सिचुएशन दिया गया है, मतलब सिचुएशन, जैसे हम लोगों ने दर्पण का उपयोग पढ़ा था ना, दर्पण का उपयोग मतलब अवतल दर्पण में कौन कौन, अवतल दर्पण में का उपयोग क्या क्या है, किस किस काम में होता है। हाँ, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उसी को याद करिए। जिस अवतल दर्पण था क्या था, डॉक्टर आंख नाक कान गला देखने में करते थे। गाड़ी में वाहनों में हेडलाइट के रूप में, फिर एक सर्च लाइट के रूप में, फिर सौर भट्ठी के रूप में, सब लिखाए थे ना, सौर भट्ठी के रूप में दिखाए थे। तो उसी में से आपको दिया गया। फिर उत्तल दर्पण था, उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड वाहनों में साइड मिरर के रूप में, पक्ष दृश्य देखने के लिए, पीछे के दृश्य को देखने के लिए बड़ा को छोटा करके दिखाता था, क्योंकि इसका पृष्ठ क्या होता है, उत्तल दर्पण में ऐसे ऐसे, उत्तल दर्पण का क्या होता है, उभड़ा हुआ रहता है, ये दूर तक के भाग को लेता है, इसमें दूर तक के भाग दिखता है। ठीक, उसको छोटा करके दिखाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग इस तरह से देखते हैं हम। ठीक, जैसे प्रश्न संख्या 8, 8 का क्या है, ए नंबर देख लीजिए। कहता है किसी कार का अग्रदीप, अग्रदीप में, अच्छा, और कहता है अपने उत्तर का कारण सहित पुष्टि कीजिए, कारण भी देना है, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो किसी कार का अग्रदीप में, नंबर 1 क्या है, किसी कार का, किसी कार का, जैसे हो गया अग्रदीप, तो हम लोग लिखेंगे किसी कार के अग्रदीप में अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे, उत्तर लिखिए किसी कार के, देखिए कार के अग्रदीपों में, कोई भी कार रहे, तो कार के अग्रदीप में, अग्रदीप में, जैसे अग्रदीप यानी हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है, हेडलाइट में अवतल दर्पण के नाम तो आप लोग जानते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग, उपयोग, उपयोग किया जाता है। इसका हमने अच्छा से विस्तार से बताया था जब क्लास कराया था। आप पीछे का चैप्टर देख सकते हैं, एक्सरसाइज मैंने जो पढ़ाया है वो देख सकते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग, कार के अग्रदीपों में अवतल, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि अगर हेडलाइट में, यानी अग्रदीप यानी हेडलाइट, हेडलाइट, क्योंकि हेडलाइट, हेडलाइट, हेडलाइट में बल्ब को, इसके अंदर जो बल्ब होता है ना, बल्ब को, हेडलाइट में बल्ब को अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर रखा, रखा जाता है, रखा जाता है। तो हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि जब बिंदु, जब प्रकाश की किरणें, जब दर्पण, जब अवतल दर्पण से, जब, मतलब क्या क्या फोकस बिंदु पर रखा जाता है, जब फोकस बिंदु पर रखा जाता है, तो हम जानते हैं कि जब अवतल दर्पण में, जब अवतल दर्पण, जब अवतल दर्पण में, जब अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में क्या होता है, जब फोकस से, अवतल, जब अवतल दर्पण में फोकस से, फोकस से प्रकाश की किरणें गुजरती है, प्रकाश की किरणें
गुजरती है तो वह मुख अक्ष के समानांतर मुख अक्ष के समानांतर किरण पुंज के रूप में, एकदम किरण पुंज के रूप में, किरण पुंज यानी गुच्छा, किरण पुंज के रूप में निकलती है, निकलती है। समझ गए? क्या है कि जब कार के अग्रदीप में कैसे, तो देखिए इसका डायग्राम हम आपको बना के देंगे। इसमें डायग्राम बनाने के लिए कह नहीं रहा है, लेकिन आपको बता दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में एकदम से छप जाए, आप जवाब इसका लिख सकें। ठीक, जैसे हो गया अवतल दर्पण हो गया, क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, इसका क्या हो गया, फोकस हो गया, सेंटर हो गया। ये यहाँ पे ना बल्ब को रखा जाता है, यहाँ पे बल्ब को लगा दिया, इसका प्रकाश ऐसे से निकलेगा ना, इसको यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या है, एफ है। ये बल्ब का जो प्रकाश जो ऐसे से निकलता है, तो प्रकाश क्या है, इधर भी पड़ा, इधर पड़ा, इधर पड़ा, इसी तरह से इधर पड़ा, इधर पड़ा, इधर पड़ा। और हम आप जानते हैं, जो किरण आरेख में आपको हमने पढ़ाया था, किरण आरेख में जब प्रकाश की किरणें एक, पहली कंडीशन क्या थी, जब मुख अक्ष के समानांतर जाती है तो वो फोकस से गुजरती है। ठीक, और दूसरी कंडीशन क्या बताया था, जब एफ है, जब प्रकाश की किरणें फोकस से गुजरती है तो वह मुख अक्ष के समानांतर निकलती है। जब प्रकाश की किरणें क्या है, फोकस से गुजरती है, यहाँ से किरण चली, फोकस से गुजरी, यहाँ से निकली, तो यहाँ पे फोकस है। ठीक, यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे करके गुजर रही है, मान लो यहाँ से फोकस पर से शुरू ही होती है, यहाँ से निकल है, ये मुख अक्ष के समानांतर ऐसे निकलेगा, ऐसे ये किरण गया, ये भी मुख अक्ष के समानांतर निकलेगा, ये गया तो ये भी मुख अक्ष के समानांतर निकलेगा। ऐसे ये है, ये जो गया फोकस से जो गुजरा, क्या होगा, ये भी मुख अक्ष के समानांतर गुजरेगा, ये भी मुख अक्ष के समानांतर गुजरेगा, ये भी मुख अक्ष के समानांतर गुजरेगा। इस तरह से क्या होता है ना, जब क्या होता है, मुख अक्ष के समानांतर, जब फोकस से लाइट यहाँ पड़ती है दर्पण पे, तो मुख अक्ष के समानांतर पूरे प्रकाश की गूंज एकदम से निकलती है, ताकि आगे जब देखिएगा ना हेडलाइट में एकदम काफी प्रकाश रहता है, एकदम अच्छा सा रोशनी मिलता है हमें। ठीक, समझ गए डायग्राम, डायग्राम के साथ बना लीजिएगा, ये दिमाग में छपा हुआ रहेगा। ठीक, लेकिन एग्जाम में आपको बनाने के लिए कहता नहीं है, कहीं सर में बना दीजिएगा तो टीचर अगर अच्छे होंगे तो देख के एकदम दिल से गदगद हो जाएंगे, नंबर आपको भरपूर देंगे, पूरे का पूरे नंबर दे देंगे, ऐसा हो सकता है ना। चलिए इसको आप लोग उतार लेंगे। अब चलते हैं बी नंबर पे, मिटाए, इसको रोक करके आप लोग उतार लेंगे। देखिए अब बी नंबर का देखिए, 8 के बी, बी का उत्तर देखिए। देखिए 8 के बी में क्या है, किसी वाहन का पक्ष, पार्श्व पार्श्व अथवा पक्ष दृश्य दर्पण किस दर्पण में दिखाई देगा, ये जो है किसी वाहन का पार्श्व अथवा पक्ष दृश्य किस में दिखाते हैं, पीछे का वस्तु किस में दिखाई देता है, उत्तल दर्पण में। लिखेंगे वाहन का, किसी वाहन का, किसी वाहन का कितना, पार्श्व अथवा पक्ष, पक्ष दृश्य, दृश्य उत्तल दर्पण में पक्ष दृश्य देखने के लिए, देखने के लिए उत्तल, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसी वाहन का पार्श्व तथा पक्ष दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया किया जाता, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि 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 देखिए, अब क्या होता है ना उत्तल दर्पण में, जो उत्तल दर्पण में दो ही कंडीशन में क्या बनता है, उत्तल दर्पण में हम आप जानते हैं, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तल दर्पण में दो ही कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है, या तो वस्तु जब
उत्तल दर्पण में अनंत से आ रहे हो प्रतिबिंब, जब अनंत पे हो तब बनता है, और एक बस दर्पण के नजदीक में हो तब बनता है। ठीक, दोनों कैसा बनता है? आभासीय बनता है और सीधा बनता है, इतना तो जानते हैं। ठीक, तो जब अनंत पे होगा तो उत्तल दर्पण कैसा होता है? उत्तल दर्पण होता है ऐसा, इसका पेंट इसमें क्या रहता है अंदर से, इसका ये परावर्तक सतह क्या रहता है, जो परावर्तन कहता है, उठा हुआ रहता है, मुख अक जाता है। मान लीजिए वस्तु यहाँ पे, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी है, ठीक, और सी से परे है वस्तु, सी से परे है। तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरण तो जाती है, प्रकाश की किरण गई, जा करके क्या होता है, ये इधर लौट जाता है। ठीक, तो इधर सी अब काम नहीं करता है, इधर रहता है, इधर, तो इधर हमको जाती हुई प्रतीत होती है। इसको मैं एफ, यहाँ हो जाएगा सी, यहाँ पे, और एक क्या होता है, यहाँ तक तो गया प्रतिबिंब, यहाँ तक जाने के बाद फिर क्या होता है, एक कल्पना हो जाता है, तो ये दोनों क्रॉस कहाँ करता है, यहाँ पे, तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। ये किरण मुख अक्ष के समानांतर गई, मुख अक्ष के समानांतर गई, तो ये वापस यहाँ से टकरा करके, टकरा करके क्या हुआ, टकरा करके यहाँ से वापस लौट गया, और एक जो है वक्ता केंद्र के लिए जा रहा है, तो वक्ता केंद्र के लिए जा रहा है, तो ये तो फिर यहाँ से लौट जाएगा, लेकिन इसका ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, लौट जाता है टकरा करके वक्ता केंद्र से, लेकिन ये जाता हुआ हमको प्रतीत होता है कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलता है, दोनों कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है। ठीक, तो दोनों पे यहाँ पे मिलता है, देखिए प्रतिबिंब बड़ा था, ये क्या दिखा रहा है, छोटा करके दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो है ना ऐसे जब उभड़ा हुआ है, जब ये इस तरह से उभड़ा हुआ है, इस तरह से क्या है, उभड़ा हुआ है, तो प्रकाश की किरणें कहाँ से आएगी, प्रकाश की किरणें इस पे जैसे उभड़ा हुआ है, तो इस पे ना वस्तु चारों बगल से दिखाई देगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, अगर यहाँ का वस्तु, यहाँ का वस्तु, यहाँ का वस्तु, यहाँ का वस्तु, यानी इसका दृश्य क्षेत्र बड़ा हो जाता है। इसका दृश्य क्षेत्र क्या हो जाता है ना, इस पे वस्तु ना चारों तरफ से मतलब पूरे साइड पकड़ा जाता है, पूरे पीछे का दृश्य, और इस सबको केंद्रित करके कहाँ आगे दिखा देता है। ठीक, तो पीछे जितने भी वाहन रहती है ना, जब बाइक पे जैसे मोटरसाइकिल पे देखिएगा, इसमें क्या होता है ना, पीछे जितने भी कहीं भीड़ भाड़ में, कहीं जैसे जहाँ भीड़ लगता हो या भीड़ भी नहीं लगता, तो कहीं भी जाए, तो पीछे में जितना पेड़ पौधा गाछ वृक्ष कोई बस ट्रक जो भी चीज रहे ना, उस सबको छोटा छोटा करके उस सबको दिखा देता है। क्यों? क्योंकि इसमें ना इधर कोई वस्तु होगा, इसका इधर 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 पूरे का ही दिखा देगा, पूरे का दिखा देता है। इसके ठीक उल्टा अवतल में क्या होता है, अवतल में क्या है, ये ऐसे है, ऐसे है, इस सबको नहीं दिखा पाता है, ये सिर्फ सामने वाला को ही दिखा पाता है, ये सिर्फ सामने वाला को ही दिखा पाता है। समझे? समझे, ये इधर वाला को नहीं ये इधर वाला ये इधर वाला को नहीं दिखा पाएगा। ठीक, सामने वाला को ही दिखाता है, यही फर्क है। समझ गए? समझ गए? तो इसका हम लोग जवाब लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, समझ गए ना? तो कहा जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग किसी वाहन का पास सफल दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि 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 यह यह बिंब का, इसका इसका जो होता है ना बिंब, इसका जो होता है इसका दृश्य क्षेत्र, क्योंकि इसका इसका दृश्य दृश्य का जो क्षेत्र होता है ना, दृश्य क्षेत्र बड़ा रहता है, बड़ा रहता है, जिस कारण जिस कारण जिस कारण सामने जो भी जिस कारण सामने जो भी वस्तु होती है, जो भी वस्तु यानी बिंब, जो भी वस्तु बिंब यानी जो भी बिंब रहती है रहती है उसका उसका प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब बना देती है, इसका प्रतिबिंब बना देती है, एवं छोटा करके सभी को दिखलाती है, छोटा करके सभी को दिखाती है, दिखलाती है। ठीक,
एग्जाम में क्या रहता है ना, प्रश्नों का सवाल जवाब जो देना रहता है, लिखिएगा, लगता है अपने शब्दों में। छात्रों, कृपया अपने प्रश्नों का जवाब अपने शब्दों में दे। तो आप अपने अनुसार, इसमें थोड़ा हेर फेर भी अपने शब्द में हो ही जाता है, जो सब अपना अनुसार लिखिएगा तो ठीक। मेन कारण समझ गए, इसको आप लिख लीजिएगा, कारण सहित लिख लिए। चलिए अब इसको मिटाए, समझ गए, डायग्राम भी समझ गए। अब इसको मिटाते हैं, पॉज करके लिख लीजिए। देखिए अब इसका जो है ना सी नंबर चलते हैं, सी का उत्तर लिखते हैं। देखिए सी नंबर क्या कहता है कि सौर भट्ठी में क्या कहता है, सौर भट्ठी। देखिए, देखिए, तो सौर भट्ठी में क्या होता है, सौर भट्ठी में सबसे पहले इसमें क्या अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, लिखेंगे सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग प्रयोग किया जाता है, क्योंकि, अब क्योंकि का जवाब हम आपको यहाँ से बता रहे हैं, क्योंकि अब देखिए, जैसे सौर भट्ठी, तो सौर भट्ठी में क्या होता है, सौर भट्ठी कब जलेगा, सौर भट्ठी के लिए हमको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, सौर मतलब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण, उससे हम लोग भट्ठी के रूप में प्रयोग करते हैं, तो कैसे काम करेगा। इसमें क्या होता है कि सूर्य कहाँ पे हो गया, अनंत पे हो गया। मान लीजिए कोई दर्पण हम सामने रखे हैं, तो सूर्य तो काफी अनंत से हो गया, और जानते हैं कि अवतल दर्पण में जब अनंत से वस्तु अनंत पे रहती है, बिंब अनंत पे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ फोकस पे बनती है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनती है। तो किस प्रकार बनती है वो हम आपको बता रहे हैं। क्या होता है कि जैसे कि अवतल दर्पण है, सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का उपयोग समझिए, ये अवतल दर्पण है, इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब अनंत पे है, ठीक। इसमें क्या है, ये यहाँ पे P है, F है, यहाँ पे C है, ठीक। और ये बाहर से कलई किया हुआ है, इस तरह से है। तो यहाँ से क्या आता है ना, मान लीजिए प्रतिबिंब, यहाँ से सूर्य की किरणें आई, सूर्य की किरणें आई, तो कहाँ मुख अक्ष के समानांतर आई, यहाँ से भी आई, ठीक, मुख अक्ष के समानांतर आई, यहाँ से भी गई, मुख अक्ष के समानांतर गई, यहाँ से भी गई, मुख अक्ष के समानांतर गई। ये जाती तो है, मुख अक्ष के समानांतर गई अनंत से, डॉट डॉट डॉट, मतलब काफी दूर है, सूर्य तो काफी दूर है ना जी, करोड़ों किलोमीटर दूर है। यहाँ से गई, जब मुख अक्ष के समानांतर गई तो वापस कहाँ से लौटती है, फोकस से लौटती है, ये फोकस से लौटी, ये भी फोकस से लौटेगी, ये भी फोकस से लौटेगी, ये भी फोकस से लौटेगी, है ना। सब क्या आ रहा है, सब क्या है, फोकस पे आके लौट रहा है, फोकस पे आके सब मिल रहा है। तो जिस कारण सूर्य की जो किरण जो आती है ना, उस सबको क्या करता है, एकदम से फोकसित करके एक केंद्र बिंदु पे ले जाता है, एकदम एक केंद्र बिंदु पे सबको जमा कर देता है। तब तो मान लीजिए यहाँ पे जैसे कागज का टुकड़ा लीजिए, क्या करिए, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स खरीदेगा, उसमें एक दर्पण जैसी होती है, अवतल दर्पण। तो इसमें क्या होता है, आप यहाँ पे कागज का टुकड़ा लीजिएगा ना, तो उसको जला देती है, क्योंकि उसमें सारा केंद्र बिंदु एक जगह होता है। तो पूरे सूर्य में कितना टेम्परेचर होता है, थोड़ा धूप में निकलिए बाहर गर्मी के दिनों में, तो ये क्या होता है ना, इसको एक बिंदु पे फोकसित करता है, जब एक बिंदु फोकसित करते हैं तो इसकी सारी एनर्जी यहाँ पे आ जाती है, इसमें जो सारी एनर्जी है यहाँ पे आ जाती है, सारी उसका टेम्परेचर। तो ये उसको धीरे धीरे उसको बहुत गर्म कर देता है, गर्म होकर धीरे धीरे लाल होता है, फिर धुआं निकलने लगेगा, ब्राउन भूरा हो जाता है, फिर काला होके मतलब जल के राख हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार सौर भट्ठी में इस तरह से उपयोग हो जाता है, समझ गए। तो लिखेंगे, सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि 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 यह 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 अनंत पर स्थित, यह पर स्थित अनंत पर स्थित सूर्य 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 की किर सूर्य की अनंत पर स्थित सूर्य की किरण
जब अवतल दर्पण पे पड़ती है, अवतल दर्पण पर पड़ती है, जब अवतल दर्पण पड़ती है, जब अनंत पर स्थित सूर्य की किरण यह अनंत पर स्थित सूर्य की किरण देखिए सर्वठी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक। क्यों किया जाता है? तो क्योंकि यह अनंत पर स्थित सूर्य की किरणों अनंत पर स्थित अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह अनंत पर स्थित सूर्य की किरणें जब सूर्य की किरणें जब अवतल दर्पण पर मुख अक्ष के समानांतर पड़ती है तो वह फोकस फोकस बिंदु पर क्या ये लिख सकते हैं? अभिसरित होती है, फोकस बिंदु पर अभिसरित होती है, अभिसरित होती है अथवा अथवा प्रतिच्छेद करती है। कहाँ पे? फोकस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, फोकस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, समझ गए? अतः छेद करती है, अतः 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 सौरभट्ठी को पर्याप्त उष्मा मिल जाती है जिससे भट्ठी मिल जाती है, जिससे भट्ठी पर खाना आसानी से पक जाता है, आसानी से पक जाता है। समझ गए? पूरे कारण सहित, डायग्राम सहित समझ गए? इसको उतार लीजिए। अब काफी टाइम हो गया, तो क्लास को अपना छोटा-छोटा सेशन बनाते हैं ताकि आप लोग को देखने में भी, चूँकि नया चीज़ है, सीखने में लंबा क्लास करिएगा तो हो सकता है थोड़ा बोरिंग आ जाए, इसीलिए छोटा-छोटा करके लेते हैं ताकि आप लोग के दिमाग में घुसते जाए, रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके सीखेंगे और साल के अंत में एक महायोद्धा बन के निकलेंगे और 10वीं की एग्ज़ाम आएगी, एकदम उसको फाइट करना है, एकदम से फाइट करना है और अच्छे नंबर ला करके, और नंबर लाना तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पहले मेन मुद्दा है सीखना, हम चीज़ों को सीखेंगे, ठीक? बारीकी-बारीकी से सीखेंगे। चलिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि नहीं सर जी अच्छे से समझा रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, दूसरे को भी लाभान्वित होना चाहिए, दूसरे बच्चे को भी ये सब चीज़ देखना चाहिए, सीखे, तो उसको शेयर करिए, उसे बताइए कि सर ऐसे-ऐसे पढ़ाते हैं, अच्छा से पढ़ाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी लाभान्वित हो सके, यूट्यूब पर फ्री में है, कोई चार्ज इसका नहीं है। और लाइक करिए ताकि ये वीडियो हम जब देखें तो हमें भी पूरे एनर्जेटिक महसूस हो, ठीक? और उसको हम और भी आसान और भी अच्छा करने का कोशिश करें और भी हम उसके लिए मेहनत करें ताकि आप लोग को हम आसानी से कोई काम, कोई चीज़ सिखा सकें, ठीक? और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर नोटिफ़िकेशन आपके पास पहुँचेगा, पहुँचते ही आपको ताज़ा-ताज़ी मिल जाएगा, ठीक? चलिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्ती से पढ़ाई करिए, ठीक?